एक दफ़ा दोबारा रेनिन एंजियोटेंसिन को रिवाइज करते हैं और इसके साथ ही जो हमने चीज़ें डिस्कस करनी है इसी स्लाइड पर उनको डिस्कस करते हैं। जनाब, तो हमने ये बात की कि जैसे ही हमारी किडनी को ब्लड प्रॉपर नहीं मिलेगा, उसके जो जेजी सेल्स हैं वो ये सेंस करेंगे कि हमारे पास प्रॉपर ब्लड नहीं आ रहा, मतलब हमारे पास प्रॉपर सोडियम नहीं आ रहा, प्रॉपर वाटर भी नहीं आ रहा। वो इस रिस्पॉन्स में निकालेंगे रेनिन। रेनिन जाएगा हमारे ब्लड सर्कुलेशन में। लीवर हमारा बना रहा होता है एंजियोटेंसिनोजेन, इसको एज अ सबस्ट्रेट लेगा रेनिन और कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन वन में। एंजियोटेंसिन वन भी वेजोकंस्ट्रिक्टर है, बट पावरफुल वेजोकंस्ट्रिक्टर नहीं है एज कंपेयर टू एंजियोटेंसिन टू। एंजियोटेंसिन वन जब पल्मोनरी सर्कुलेशन के जरिए लंग्स में से गुजरेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एंजियोटेंसिन टू में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ओके, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एंजियोटेंसिन टू बनाने के बाद एंजियोटेंसिन टू के बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं। ये एक आपको अच्छा फ्लो चार्ट मिलेगा डीआरएस में भी, और एक ये फ्लो चार्ट भी बहुत अच्छा है। गाइटन का ऑल दो इतना अच्छा नहीं है क्योंकि वो इसमें ना थर्स्ट सेंटर को इन्वॉल्व करता है ना ही एडीएच की सिक्रीशन को। तो आपने थर्स्ट सेंटर और एडीएच को लाजमी लिखना है इसके साथ। एंजियोटेंसिन टू जो है सिंपैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ा रहा है, आपके ट्यूबुलर सोडियम और क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाएगा और इसकी एक्सक्रीशन कम करेगा, यानी कि रिटेंशन होगी। एंजियोटेंसिन टू खुद भी अमल करेगा और एल्डोस्टेरोन को भी रिलीज करवाएगा। एल्डोस्टेरोन ज़्यादा पावरफुल रीअपटेकर या रीअब्जॉर्बर है इन चीज़ों का। ओके, ऑस्मोलैलिटी बढ़ जाने की वजह से आपका सिग्नल जाएगा थर्ड सेंटर को, थर्ड सेंटर भी एक्टिवेट हो जाएगा, वाटर का इनटेक ज़्यादा लेंगे आप। ऑस्मोलैलिटी बढ़ने की वजह से सिग्नल जाएगा पिट्यूटरी को और पिट्यूटरी आपके पास एडीएच भी रिलीज करवाएगा। एडीएच फर्दर आपके कलेक्टिंग डक्ट पे काम करेगा आपके नेफ्रॉन के और वाटर को दोबारा रीअब्जॉर्ब करवाएगा। मीन वाइल वेजो कंस्ट्रिक्शन भी करवाई जाएगी जो कि आर्टीरियोलर लेवल पे होगी बीपी को बढ़ाने के लिए और वीनस लेवल पे होगी ब्लड का रिटर्न, यानी वीनस रिटर्न या जिसे आप प्रीलोड कह सकते हैं, उस प्रीलोड को बढ़ाने से। अब आपको पता है ये सारी चीज़ें बढ़ गई, हमने अपना नॉर्मल ब्लड प्रेशर अचीव कर लिया। अब जाएगा दोबारा जब किडनी के पास ब्लड और मैक्यूलर डेंसा सेंस करेगा कि ठीक है भाई काम ओके है, मेरे पास प्रॉपर ब्लड आ रहा है, प्रॉपर सोडियम आ रहा है, कोई मुझे मसला नहीं है, रेनिन रिलीज करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, ये हो गया नॉर्मल लेवल। रेनिन जो है ये बहुत थोड़ा सा जो है नॉर्मली रिलीज हो रहा होता है, वही नॉर्मल टोन को मेंटेन रखने के लिए। अगर आपका ब्लड प्रेशर हो जाए हाई तो भी मैक्यूलर डेंसा सेंस करता है और रेनिन की रिलीज को बंद कर देता है। रेनिन की रिलीज बंद होने की वजह से ये सारी चीज़ें इनका अफेक्ट कम हो जाता है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी ज़रा कम होती है, एड्रीनल ग्लैंड से एल्डोस्टेरोन थोड़ा कम निकलता है, आर्ट्रियोल्स थोड़े से डायलेट होते हैं, आपको वाटर एब्जॉर्प्शन की बजाय वाटर एक्सक्रीशन की तरफ जाना पड़ता है और आपका हाई ब्लड प्रेशर वापस नॉर्मल हो जाता है। लेकिन अगर ये रिफ्लेक्स प्रॉपर काम ना कर सके, ये सिस्टम प्रॉपर काम ना कर सके और आपके पास कोई ऐसा ट्यूमर हो गया है जिससे रेनिन एक्सेसिवली रिलीज हो रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, आपका ये सिस्टम आपको उल्टा नुकसान पहुंचाएगा कि आपका ब्लड प्रेशर जो है इसकी वजह से बहुत बढ़ जाएगा। इसीलिए क्या होता है, जब भी आप कार्डियोलॉजिस्ट या फिर प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन के पास जाते हैं कि भाई मेरा ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया है, तो वो आपको ऐसी मेडिसिन देते हैं जो इस सिस्टम को कंट्रोल में लाती है। अब इस सिस्टम को मुख्तलिफ तरीकों से कंट्रोल में लाया जा सकता है, ऑल दो ये फार्मा फार्मा का टॉपिक है कि कौन सा ड्रग किस लेवल पे एक्ट करेगा, बट आपको बेसिक नो हाउ होनी चाहिए कि हम क्या क्या कर सकते हैं। हम रेनिन की रिलीज ही को इनहिबिट कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, एंजियोटेंसिन
1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं होने दे सकते, यहाँ इनहिबिशन कर सकते हैं। स्पेसिफिक ड्रग्स होते हैं जिसको हम एस इनहिबिटर कहते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, जो कि इस एंजाइम को ब्लॉक करते हैं। और क्या होता है, ये एंजाइम ब्लॉक होने की वजह से एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं होती, ये सारे काम नहीं होते। लेकिन एंजियोटेंसिन 1 एक माइल्ड वेजो कंस्ट्रिक्टर है, तो थोड़ा थोड़ा काम वो कर लेता है जितना आपको नॉर्मली चाहिए, लेकिन एक्सेस में काम नहीं करता, ताकि जिन लोगों का बीपी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है उनका बीपी कम करवाया जा सके। लेकिन इसका एक एडवर्स इफेक्ट ये होता है कि एंजियोटेंसिन 2 जब आप नहीं बनवा रहे होते, तो आपका ब्रेडिकाइनिन जो कि एक वेजोडाइलेटर है वो बन उसमें चेंजिंग आने लग जाती है। उसकी चेंजिंग की वजह से पेशेंट को कफ का सामना करना पड़ता है, ये एक अलग फिनोमिना है, हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। कफ से बचाने के लिए फिर हम क्या करते हैं, हम ऐसी दवाई नहीं देते जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट करे, बल्कि हम ऐसी मेडिसिन देते हैं जो एंजियोटेंसिन 2 के इनहिबिट जो रिसेप्टर है उसको ब्लॉक कर दे। जब एंजियोटेंसिन 2 का रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएगा तो एंजियोटेंसिन 2 आपके ब्लड में सर्कुलेट तो कर रहा होगा, लेकिन ये रिसेप्टर पे एक्ट ही नहीं कर पाएगा, और रिसेप्टर पे एक्ट नहीं करेगा तो ये सारा जो आगे का फिनोमिना है ये नहीं हो पाएगा। और जब ये सारा आगे का फिनोमिना नहीं होगा तो आपका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, ऑल दो आपके पास एंजियोटेंसिन 2 मौजूद भी हो। तो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ पेशेंट ये देखा जाता है कि इसके लिए कौन सी मेडिसिन सूटेबल है। हर हर लेवल को ब्लॉक करने के लिए हमारे पास एक खास तरह का ड्रग है जिसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं एक और मैकेनिज्म को जिसको गोल्ड ब्लेड मैकेनिज्म भी कहा जाता है। अब उसमें होता क्या है, ये दो तरह के हैं, 1 किडनी गोल्ड ब्लेड और 2 किडनी। ये एक साइंसदान था गोल्ड ब्लड, उसने ये स्टडी किया कि अगर तो किडनी के पास नॉर्मल ब्लड जा रहा हो, लेकिन मैं किसी तरह रीनल आर्टरी को ही ब्लॉक कर दूं ताकि किडनी के पास ब्लड ही ना जाए, तो क्या होगा। इसने क्या किया, इसने वैसे ये एक्सपेरिमेंट्स हुए हुए एनिमल्स पे हैं, लेकिन इनका रिजल्ट जो है वो ह्यूमंस में भी एज इट इज ही आता है। इसने क्या किया, एक ऐसा सब्जेक्ट लिया जिसके अंदर एक किडनी तो थी ही नहीं, और दूसरी किडनी जो थी उसको, उसके रीनल आर्टरी को इसने ऑक्लूड कर दिया, कोई भी क्लम्प वगैरह लगा के या किसी भी कॉन्स्ट्रिक्शन से। और इसने ये देखा कि हमारा सेंट्रली जो ब्लड प्रेशर है वो तो है नॉर्मल, लेकिन क्योंकि रीनल सिस्टम के पास ब्लड नहीं जा पा रहा, तो क्या होगा, रीनल सिस्टम तो रेनिन रिलीज करेगा ही, क्योंकि उसने सेंट्रली एक्ट नहीं करना, उसने सेंट्रली रिस्पांस नहीं देखना, उसने अपना लोकल रिस्पांस देखना है थ्रू द मैक्यूला डेंसा। अब मैक्यूला डेंसा के पास जब नई चीजें प्रॉपर पहुंची, उसने रेनिन निकाल दिया और ये सारा सिस्टम दोबारा से शुरू हो गया। तो उसने क्या देखा, गोल्ड ब्लेड ने 1 किडनी गोल्ड ब्लेड इक्वेशन से, कि ऑल्दो हमारा सेंट्रल लेवल पे ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, लेकिन अगर किडनी को ब्लड प्रेशर ना पहुंच सके प्रॉपर, तो किडनी रेनिन रिलीज करेगी और उससे सेंट्रल लेवल पर भी जो ब्लड प्रेशर है वो भी बढ़ जाएगा। यही बात फिर उसने की कि अगर, ये तो मैंने एक्सपेरिमेंटल लेवल पे उसकी आर्टरी को ब्लॉक किया, बाद दफा पेशेंट्स में ऐसा होता है कि रीनल आर्टरी स्टिनोसिस हो जाती है या अर्थेरोस्क्लेरोसिस की वजह से प्लेक्स वगैरह जमा हो जाते हैं और प्रॉपर प्रोफ्यूजन किडनी की नहीं हो पा रही होती। ऑल्दो उसमें, इस डिजीज में क्या होता है, आपका जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो होता है बॉडी में, लेकिन किडनी के सही काम करने की वजह ना, सही काम करने की वजह से, मतलब किडनी के प्रॉपर ब्लड प्रोफ्यूजन नहीं हुई किडनी के पास, तो उसने तो रेनिन रिलीज किया ही, और इसके रिलीज करने की वजह से अच्छा भला जो आपका सिस्टोलिक मेंटेन था, अब वो भी हाई हो जाएगा। ये थी 1 किडनी गोल्ड ब्लड सिस्टम। अब उसने देखा कि अगर दोनों किडनीज हों तो मैं इसको कैसे, तो हमारी बॉडी पर क्या अफेक्ट आएगा। उसने क्या किया, अब की बार एक ऐसा सब्जेक्ट लिया जिसमें दोनों किडनीज ठीक थी, एक किडनी को उसने नहीं छेड़ा और दूसरी किडनी को उसने उसी तरह क्लम्प लगाकर दूसरी किडनी को ब्लॉक कर दिया, उसके पास प्रॉपर ब्लड नहीं गया।
अब हुआ क्या? अब जो किडनी सही थी वो तो नॉर्मल काम करती रही, लेकिन जो किडनी सही नहीं थी उसने रेनिन रिलीज करना शुरू कर दिया। अब उसके रेनिन रिलीज करने की वजह से जब सारा एंजियोटेंसिन 2 बन गया, वो एंजियोटेंसिन 2 चला गया दूसरी किडनी के पास भी, और वहां पर भी दूसरे एड्रिनल ग्लैंड से भी उसने एल्डोस्टेरोन निकलवा कर काम बढ़ा दिया। तो जो टू किडनी गोल्ड ब्लैड हाइपरटेंशन है वो हमें ये बताती है कि ऑल्दो आपकी एक किडनी की प्रोफ्यूजन सेम भी रहे, सही भी रहे, अगर दूसरी किडनी में मसला आ गया और उसने रेनिन रिलीज करना शुरू कर दिया, तो उस दूसरी किडनी की रेनिन की रिलीज के इन्फ्लुएंस में आपकी जो सही किडनी थी वो भी सारे वही काम शुरू कर देगी जो आपकी रेनिन रिलीज करने वाली किडनी ने करने थे। अच्छा, अब ये रेनिन कब तक रिलीज होता रहेगा? ये इतना रिलीज होता रहेगा कि आपका पीछे से प्रेशर इतना ज्यादा हो जाए कि वो इस ओक्लूडेड आर्टरी में से भी ब्लड को गुजरवाने में कामयाब हो जाए और आपके मैक्यूला डेंसा को नॉर्मल लेवल ऑफ सोडियम मिल जाए। जब उसको मिलेगा नॉर्मल सोडियम, वो कहेगा ठीक है भाई, काम ठीक हो गया। लेकिन उसको ये नहीं पता कि मेरे लोकल लेवल पे चीज सही करते करते पूरे सेंट्रल लेवल पर बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ चुका है। तो ये थी वन किडनी और टू किडनी गोल्ड ब्लैड हाइपरटेंशन। अच्छा, ये आपको समझ आई है ये सारा मैकेनिज्म? गोल्ड ब्लैड सिस्टम समझ आया आपको? ओके। तो आज का हमारा यही टॉपिक था। हमने क्या करना है, आपने अच्छे से रास सिस्टम को तैयार करना है और इसका फ्लो चार्ट अपने रजिस्टर पे जितना अच्छा हो सके बनाना है। और कोशिश करें जिसको लगे कि मेरा फ्लो चार्ट बहुत अच्छा है वो ग्रुप में भी शेयर कर दे, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स के लिए भी आसानी हो जाए। अगर आपको बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स और रास सिस्टम ये आ गए तो समझें आपको सीवीएस का जो वास्कुलर पोर्शन है ये आ गया। क्योंकि वेस्कुलर पोर्शन में आपने क्या करना है, आपने जस्ट ये करना है कि किस तरह मैं ब्लड प्रोफ्यूजन, ब्लड फ्लो और ब्लड प्रेशर इनको मेंटेन करता हूँ। कोई भी ऐसा सिस्टम आए आपके पास, कोई भी ऐसा सिनेरियो है जिसमें उन्होंने कहा जी बंदे को जी हेमरेज हो गया, उसका ब्लड प्रेशर यकदम से गिरता जा रहा है, एक तरफ से आपने बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स को स्टार्ट करवा देना है कि वो बढ़ाएगा आपके ब्लड प्रेशर को, दूसरी तरफ से आपने रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को स्टार्ट करवा देना है कि भाई ये भी हमारे ब्लड वॉल्यूम को भी बढ़ाएगा, ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाएगा। सीवीएस का सिनेरियो अटेम्प्ट करते हुए ये बात ध्यान में रखनी है कि कभी भी कोई एक सिंगल रिस्पॉन्स आपका आंसर नहीं है। आपने जो आंसर लिखना है उसमें मल्टीपल रिस्पॉन्सेज आपने लिखने हैं कि भाई ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स को ये होगा, बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स को ये होगा, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को ये होगा, सेंट्रली यूं हो रहा होगा और लोकली यूं हो रहा होगा। क्योंकि लोकली चीज़ों की वेजोडाइलेशन हो सकता है हो रही हो, लेकिन सेंट्रली वेजो कंस्ट्रिक्शन हो रही हो। ये सारी चीज़ें अभी एक आध लेक्चर में हम कोई ना कोई सिनेरियो इंशाल्लाह डिस्कस भी करेंगे कि एक्सरसाइज में कैसे लोकल लेवल पर तो आपके पास वेजोडाइलेशन होगी लेकिन सेंट्रल लेवल पे वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी। उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। ये पूरा जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 19, इसके शुरू में करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जस्ट एक सिंगल रीड देना चाहें तो दे दें। शुरू में जो ग्राफ्स बने हैं वो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम अच्छे से करना है और आगे जो गोल्ड ब्लैड इक्वेशंस हैं ये अच्छे से करनी है। उम्मीद है मैं समझाने में कामयाब रहा हूँगा। अगर कोई सवाल है तो वो आप कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास 5 मिनट हैं। नहीं तो ग्रुप तो हमारे पास है ही, जब जो चाहे वो सवाल कर सकता है। एनीवन विद द क्वेश्चन? ओके। तो कोई सवाल नहीं आ रहा, लेकिन बच्चों आप लोग ग्रुप में ज़रूर जो है ना हेल्दी डिस्कशन किया करो, क्योंकि डिस्कशन से ही आप लोगों को चीज़ें जो हैं वो याद होंगी। सिर्फ एक दफ़ा मेरे पढ़ा देने से या सिर्फ आपके पढ़ने से याद नहीं होंगी। हो सकता है आपने कोई और कॉन्सेप्ट बनाया हो, मैंने कोई और डिलीवर करने की कोशिश की हो, लेकिन जब आप दूसरे दोस्त से बहस करेंगे सेम टॉपिक पे तो फिर आपका अपना टॉपिक जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। अल्लाह पाक हमें अच्छा तबीब बनने की सादत अता फरमाए, हम डॉक्टर बने, डाकू ना बने। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।